शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। साइंसी मुशाहिदे के मुकाबले में कोई इस्लामी मुशाहिदा नहीं होता। साइंसी मुशाहिदे के मुकाबले में बात जो शुरू हुई थी यहाँ पर साइंस की, वो यहाँ से शुरू हुई थी कि कुरान पाक में जब आयात होती हैं जो कि फितरत से मुताल्लिक होती है, बयान फितरत से मुताल्लिक होती है, जब अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ बयान करता है फितरत में, समावाती वल अर्ज़ में, तो फिर उनको परखने का पैमाना क्या होता है, उनको किस तनाजुर में बयान किया जाए। यहाँ हमने बात की थी कि वो चूँकि कुरान पाक अल्लाह की किताब हो, ये तमाम मुसलमानों के लिए, लिहाजा यहाँ जो बयान फितरत हो रहा है वो तमाम मुसलमानों के लिए बयान फितरत हो रहा है, तमाम इंसानों के लिए बयान फितरत है कि वो मुशाहिदा हर इंसान कर सके। इसके मुकाबले में जो मैंने साइंसी मुशाहिदे की बात की थी, यहाँ मैंने एक बहस की थी, इस तरह इस्तेमाल की थी, एक होता है मैनिफेस्ट इमेज और एक होता है साइंटिफिक इमेज। साइंटिफिक इमेज जो है वो हिस्सियात और मुशाहिदे के इनकार से, यानी जो कुछ नजर आ रहा है फितरत में, मैं इसको नहीं मानता है। इसलिए कि जदीद साइंस की बुनियादी जो फिक्र का आगाज है वो फितरत को समझना और जानना नहीं है, वो फितरत को काबू करना, फितरत में मदाखलत करना, फितरत पर अपनी विल को इम्पोज करना, फितरत को मैनिपुलेट करना कुछ बनाने के, फितरत को प्रेडिक्ट करना, फितरत को कैलकुलेट करना। इसकी वजह से साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक मॉडलिंग जो है वो आपके सामने मौजूद है। फितरत जैसी है, क्योंकि फितरत को जैसी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो तो मैं हजारों साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूं और मैं उससे वैसे नफा उठा भी रहा हूं। फितरत से मैं काबू भी, मैं कोलैबोरेट कर भी रहा हूं। मिसाल के तौर पे, क्या इंसानी तारीख में कभी कोई लफ्ज़ था एनवायरनमेंट? अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें, शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। एनवायरनमेंट यानी मैं ये हूँ और ये एनवायरनमेंट है, ये बात ही नहीं थी, ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं इस तरह की बात सोचूं। तो जदीद साइंस का बुनियादी जो मकसद है वो ये है, लिहाजा उसके यहाँ जो मुशाहिदा है वो कॉमन सेंस रियलिज्म नहीं है। ये बात जरा ज़हन में रख, वो क्या है? वो कॉमन सेंस रियलिज्म नहीं, वो होलिस्टिक नहीं है, बल्कि उसमें मेन प्रिंसिपल जो काम करता है वो तख्फीफियत का काम करता है, रिडक्शनिज्म का काम। क्या काम करता है? रिडक्शनिज्म का काम। रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि आप अशिया को कुल्लियत में नहीं समझेंगे, आप फितरत को तनाजुर में नहीं समझेंगे, बल्कि फितरत आपके सामने कोई ऑर्गेनिक यूनिटी में मौजूद नहीं है, बल्कि फितरत आपके सामने सम ऑफ पार्ट्स है। क्या है? सम ऑफ पार्ट्स है, और आपने उन पार्ट्स को रिड्यूस करके करके फितरत को बयान करते चले जाए। आज आपने एटम फाइंड किया और आपने कहा एटम से पूरी हकीकत बयान कर दी, कल को आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, उससे आपने हकीकत बयान कर दी, फिर आप अंदर और गए, आपको क्वेर्क लग रहा है, आपने उससे हकीकत बयान कर दी, फिर आपका माइक्रोस्कोप और ताकतवर हुआ, आपने एक और चीज़ बयान किया, आपने एक और चीज़ बयान कर, एक नई रियलिटी सामने आ गई। आज आपने कहा कि भाई दुनिया में ग्रेविटेशनल वेव्स पाई जाती हैं, कल आपको 30-40 साल बाद आप टेक्नोलॉजी ने और तरक्की की, साइंस से और डेवलप की, आपने कहा असल में इसके पीछे एक और चीज़ है जो एक्चुअली ये तो खुद एक इफेक्ट है। तो सब लोगों ने कहा कि तालियां बजाए कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इस पूरे सफर के अंदर ये जो सब कुछ जो साइंस कर रही है, क्यों कर रही है? ये साइंस बुनियादी तौर पे उसका बुनियादी मकसद एम्पिरिकल एडिक्वेसी। एम्पिरिकल एडिक्वेसी का मतलब ये होता है कि कुछ तजर्बाती काम जो मैंने करने हैं, मेरा असल मकसद हकीकत को जानना नहीं, फितरत में उस थ्योरेटिकल मॉडलिंग के ज़िमन में हो सकता है कि मैं कुछ हकायत भी जान लूं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट तो जान लूं, कोई फॉल्सिफाइबल यानी जो चीज़ गलत हो सकती है मैं वो जान जाऊँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं वो हकीकत ही बयान कर। साइंटिफिक इमेज यानी इसको यूँ समझिए कि जब इंसान मुशाहिदा करता है एक आम जिंदगी का, तो उसका जो मुशाहिदा होता है, जैसे आपने किसी टेबल को देखा, तो टेबल को अगर आप हटा देंगे और अगर ये टेबल को उठा के कोई वहाँ पे रखा हुआ हो और ये भाई आके मुझे बताया कि यहाँ टेबल रखा हुआ है, तो मैं वहाँ पर जाकर देख सकता हूँ।
और अगर मैं वहां जाके नहीं देख सकता तो मैं इन पर एतबार कर सकता हूँ। मैं कहूँ कि मेरे पास खबरें सादिक आ गई। क्या आ गई है? खबरें सादिक आ गई। हिस्सियात है, मुशाहिदा है, सॉरी हिस्सियात से मुशाहिदा है, तजर्बा है, और क्या है? खबर। जदीद साइंस जो है वो इन चीज़ों के ऊपर से नहीं चलती। जदीद साइंस का मतलब क्या है कि टेबल क्या है? टेबल कुछ नहीं है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, वो उन रियलिटीज। वो कहाँ से आप देख सकते हैं? वो आप देख सकते हैं किसी टेलीस्कोप से, किसी माइक्रोस्कोप से। आसान लफ्जों में समझ लीजिए कि फिजिक्स जो है, मसलन एक फिजिक्स को आप नहीं, फिजिक्स का मेन पर्पस और मेन मकसद जो है वो मेजरमेंट है। क्या? मैं जो चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूं, फिजिक्स इसको नहीं देखती। फिजिक्स के नजदीक एक अशिया की प्राइमरी क्वालिटी होती है और एक उसकी सेकेंडरी क्वालिटी होती है। एक चीज मुझे कैसे महसूस होती है, स्मेल क्या है, टेस्ट क्या है, फिजिक्स का ताल्लुक इससे नहीं होता। फिजिक्स का ताल्लुक किससे होता है? मास क्या है, मैटर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो फिजिक्स का बुनियादी काम क्या होता है? मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट किससे होगी? किसी इंस्ट्रूमेंट से होगी। किससे होगी? इंस्ट्रूमेंट से होगी। इंस्ट्रूमेंट का आउटकम क्या होगा? नंबर, क्वांटिटी, मिकदार। यहीं से आके जदीद साइंस और सरमायादारी में ताल्लुक की बुनियाद पता चलती है। साइंस खुद अशिया को मिकदारी तौर पर बयान करती है, सरमायादाराना निज़ाम खुद एक मिकदारी। लिहाजा कैपिटलिज्म और साइंस के अंदर एक खास किस्म का ताल्लुक जो है वो कायम होता है। लिहाजा साइंसी मुशाहिदा कोई अमूमी मुशाहिदा नहीं होता जैसे आप बयान कर रहे हैं। वो मुशाहिदा ऐसा होता है कि जो इंसान को दूर करता है बाज़ औक़ात हकीकत से। मैं एक मिसाल देता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में फूड साइंसेस तरक्की पर, हर रोज आपको कोई ना कोई नया विटामिन दरियाफ्त होता है। इसका ये फायदा है, फलाना विटामिन है, इसका ये फायदा है, फलाना प्रोटीन है, उसका ये फायदा है, फलाना चीज़ है, फलाना ये फायदा है। अब आपने एक बहुत बड़ी फूड साइंसेस डेवलप कर ली, लेकिन इस फूड साइंसेस में जितने भी स्पेशलिस्ट हैं, हर बंदा दूसरे की इल्म से नावाकिफ है। कोई बंदा टोटलिटी में खाने को नहीं देख रहा। आपके जो आबा व अजदाद थे वो इस सब इंफॉर्मेशन से नावाकिफ थे, लेकिन उन्होंने खाने को तजर्बाती तौर पे एक्सपीरियंस किया था, लिहाजा उन्हें ये मसाइल नहीं थे। आज आप सुनते हैं किसी डॉक्टर इसको 2-3 विटामिन की डेफिशिएंसी बताता है वो, और आप वही देने में लगे रहते हैं। कहते हैं क्या मसला है, क्या लगे हुए इस चक्कर में? जाओ, जाती एक टैबलेट आती है और सी विटामिन बढ़ जाएगी, ये कहो ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। हर बंदा डेफिशिएंट होता है ना। जितने विटामिन आपने फाइंड आउट किए हैं उतनी आप डेफिशिएंट। दुनिया में कोई एक इंसान आप दिखा सकते हैं जिसके सारे विटामिन पूरे हैं, जिसके सारे प्रोटीन वगैरह के ये पूरा बंदा है? नहीं पूरा बंदा, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आपको साथ खड़ा कर दिया ना एक ऐसी जगह पे लाके, एक डेफिशिएंसी में लाके खड़ा कर दिया। अब आप इस बुनियाद के ऊपर जाकर खुराक का जायजा लें। एक चीज जो कि इंसान खाता है दिन में 3 बार, और इंसान अपने माहौल में रह के खाता है, उसे पता है कौन सी चीज मुझे मेरे माहौल में उगती, मैं उसके हिसाब से रह रहा हूं, और उसके पास बरसों का तजर्बा है। आप उस इल्म को जहालत करार दे के आगे बढ़ने का नाम, जो चीज मैं बदही तौर पर देख रहा हूं अपने सामने, उसके इनकार से आगे बढ़ने का नाम साइंस। आप देखिए ना, उस चीज के इनकार से बढ़ने का नाम आगे साइंस है। ये विटामिन, ये प्रोटीन, ये कोई बदही हकाइक नहीं है, ये किसी किस्म बदही का नहीं है। ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो आपने किसी चीज को देखा। अगर आपको दिखाया जाए विटामिन कैसा होता है, आप खड़े हो जाए, आप बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। उसको इंटरप्रेट करने के लिए थ्योरीज की जरूरत है, कोई थ्योरी चाहिए। आप ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते माइक्रोस्कोप के सामने खड़े होकर ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसे नहीं है। माइक्रोस्कोप के सामने दुनिया जो आप कहोगे क्या है, ये क्या चीज सामने किधर खड़ा कर दिया आपने, कौन, ये क्या चीज है? वो आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट देगा कि इसका मतलब ये है, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मसलन कोविड SARS-2 के जरिए से COVID-19 होता है, ये कॉज हो। अब आप बोलो ये हकीकत है, एक तरीका कार ये हकीकत। दूसरा तरीका कार ये है कि ये एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, एक नजरियाती, मुझे नहीं लग रहा कि मैं सही लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका तर्जुमा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। ये जानने के लिए कि जो कोविड-SARS, जो आपको फीवर होता है वो कोविड-SARS के नतीजे में COVID-19 का होता है। थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आपने से प्रिडिक्ट किया है, एक स्टेटमेंट है। कल आपको स्टेटमेंट फॉल्स भी नहीं कर सकता। आपने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है जैसे आपने ये कहा, जर्म्स हमने फाइंड आउट किए हैं, और जिस तरह हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस तरह हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई जर्म होता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया हो, और आपने हर बैक्टीरिया की दवाई निकाली। इस तरह आपने दुनिया में कलेक्शन की 18,000 से ज्यादा डिजीज होती। कितने होते? 18, जिनको आप नाम भी नहीं जानते, जिनको कोई पढ़ नहीं सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं पढ़ सकता एक शब्द। ठीक, उसके बारे में जाना। एक डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ
जिनको पढ़ भी नहीं सकता, आपने कह दिया कि दुनिया में 18,000 से डिजीज पाई जाती है और हर डिजीज के पीछे एक बैक्टीरिया मौजूद है और हर एक के लिए मैंने एक दवाई बनाई हुई। यूँ चल रहा है ना। उसके लिए आपने एंटीबायोटिक किया है कि आप उन बैक्टीरिया को किल करते हैं। उसके बाद आपके सामने स्टेटमेंट आ गई कि भाई ये जो जर्म्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स ने कहा, वो भी वायरोलॉजिस्ट थे, जर्म्स खुद कॉज नहीं करते, जर्म्स तो उस बॉडी पे जाते हैं जो बॉडी पहले से डिजीज वाली होती है। अब ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है जो आयुर्वेद और तिब्बत यूनान की थी कि असल चीज आपका जिस्म। रिवायती माशरों में जो मेडिसिन थी वो डिजीज स्पेसिफिक नहीं थी, वो पर्सन स्पेसिफिक थी। पेशेंट बॉडी नहीं है, वो पर्सन भी है भाई, ये समझ रहे। ये जब तिब्बत यूनान में जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो फकत जिसमें महज नहीं है, जिसमें महज नहीं है, कोई मांस नहीं पड़ा हुआ गोश्त का थोड़ा जिसको आप देख रहे हैं, बल्कि वो बाकायदा एक शख्स है। आप उसके लिविंग एक्सपीरियंस को लाजमी लेते हैं। आप तिब्बत यूनान में जाए तो उनकी सारी बहस मिजाज और अख्तलात से निकलती है, अखलात और मिजाज। अब मिजाज का मतलब क्या? मैं आपसे पूछता हूँ आपका मिजाज कैसा है, तो आप एक तो साइकोलॉजिकल स्टेट का पूछ रहा हूँ ना, आपको वो बीमारी को मिजाज के तराजू में दे। आपके बदन का मिजाज क्या है? आप जाएंगे वो बात करेगा, क्या डॉक्टर पूछ सकता है आपसे? नहीं पूछ सकता आपसे। तो जब मेडिसिन डिजीज स्पेसिफिक होगी तो डिजीज तो आपको नजर ही नहीं आते, कौन देखेगा भाई? इसके लिए इन पर्सनल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि साइंस से कोई बुनियादी मसला नहीं है हमारा जो बात यहां पे कर रहे हैं। डिजीज पर्सनल ऑब्जर्वेशन की चीज नहीं है, ये प्योरली इन पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसके लिए आपको लेबोरेटरीज चाहिए, इसके लिए आपको पूरा फैक्टर चाहिए। लिहाजा साइंस एक डीह्यूमनाइजिंग, जिसको आप कहते हैं सलब इंसानियत, उर्दू में कह सकती है। जदीद साइंस क्या करती है? वो चीज़ों को डीपर्सनलाइज करती है, वो इम्पर्सनल करती है, वो डीह्यूमनाइज करती है। ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन में से इंसान गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसान गायब हो रहा है। ये है बुनियादी चीज जिस फैक्टर को समझने की जरूरत है। तो साइंटिफिक इमेज बिल्कुल अलग हो चुका है। इसको एक और आसान लफ्जों में समझा देता हूं कि साइंस का काम हकीकत को जानना नहीं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ जाए। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इब्तिदा में जब साइंस शुरू हुई है, जदीद साइंस 17वीं सदी में, तब ये बेशक इमेज था कि हम कुछ जानना भी चाहते। लेकिन जदीद रियासत और सरमायादाराना गलबे के बाद, दुनिया में 19वीं सदी के बाद जब सरमायादाराना गलबा हो गया, अब जदीद साइंस डिस्कवर करने नहीं जाती, बल्कि वो तो 95% उन्हीं मसाइल में रिसर्च करी जो साइंस की पैदा कर दें। यानी अब साइंस का जो एम है वो और ट्रुथ से पीछे जा चुका है। ये बात जरा समझने की जरूरत है। हकीकत को नहीं जानना चाहती साइंस, वो आपको बीच में कोई बयान बता रही होती है, आपको कुछ चीजें लगती है कि अच्छा यार ये मेरे हिसाब की बन सकती है, तो आप उसको लेकिन उसे पेश करने का तरीका कार क्या है? क्या आपने उस थ्योरी में कॉन्ट्रोवर्सीज को पढ़ लिया है? क्या आपको ये पता है ये थ्योरी कंप्लीट हुई है, इसमें तहकीक बाकी है? क्या आपको पता चल गया कि इस थ्योरी में कितने गैप्स हैं? क्या साइंस के जितने दुनिया भर में जर्नल्स छप रहे हैं, क्या आपकी सब तक रसाई हो चुकी है? उसके बाद जाके आपने एक फैसला किया कि हाँ अब मैं इस नतीजे पहुंच गया हूँ कि मैं इसको ला सकता हूँ। ये है काम। तो साइंस एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ स्टडी है जहां से आप कोई फैक्ट उठा रहे हो। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि चीजों का तजर्बा होना। एम्पेरिकल, देखिए साइंस सिर्फ एम्पेरिकल फैक्ट को नहीं देखती। बाज़ लोग कहते हैं देखो साइंस भी फैक्ट बयान करती है, वो एम्पेरिकल फैक्ट पहले किसी थ्योरी में कन्वर्ट होगा। सिर्फ एम्पेरिकल फैक्ट बयान नहीं होगा, वो थ्योरी में कन्वर्ट होगा। आप बोल दो आज थ्योरी दे दो, मैं लॉ ऑफ नेचर लेकर आ रहा हूं, मैं एक लॉ ऑफ नेचर लेकर आ रहा हूं। वो लॉ ऑफ नेचर क्या है? वो लॉ ऑफ नेचर ये है कि दूध जानदारों से हासिल होता है, उसकी नहर नहीं है। साइंस हम देंगे कि माशाल्लाह आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, नया लॉ ऑफ नेचर लेगा। नहीं, लॉ ऑफ नेचर वो चीज ऐसी नहीं है। वो चीज उसी चीज को पकड़ेगी फितरत में से, किस चीज को मुझे सेकेंडरी करना है, किस चीज को मुझे प्राइमरी करना है, मुझे किन प्रॉपर्टीज को लेना है नेचर में से, मुझे किसको रिजेक्ट करना है, किस पे कम नजर करनी है। ये पूरी सिस्टमेटिक स्टडी है। वहां जब आप खड़े हुए होते हैं फितरत में, तो वहां आप अपने तजर्बे, अपने लिविंग एक्सपीरियंस की बुनियाद बात कर रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको अगर पता चले कि यार थर के अंदर, मिसाल के तौर पे थर में आज से 40 साल पहले लोग सिर्फ बाजरे की रोटी खाते थे, वो गंदम की रोटी नहीं खाते थे। ये जब कैश क्रॉप पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो गंदम की रोटी वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे हट गई। अब उनके अपने मैदे, अब उनके पास, अब आप अगर किसी थर वाले से पूछेंगे, वो बचपन से खाते हैं, तजर्बा है, हम खा रहे हैं, अलहमदा ठीक रह रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और सब अलहमदा सेहतमंद हैं। तो वो उस तजर्बे की रोशनी में अपने आप को देख कर बता रहा है जो उसको सदियों से मिला हो।
वो उस बुनियाद पर बात कर रहा है कि हाँ यार ये बात ऐसी। जदीदियत बुनियादी तौर पे अशिया को, इंसानी रवैये को मिकदारियत में कन्वर्ट करने का। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जदीद तालीम। मैं आपको समझाने के लिए गर्ज कर, जदीद तालीम एक सियासी फैसला। किसी भी फैसले को आप सियासी नहीं बना सकते जब तक कि आप उस चीज़ को मैकेनिकल और मिकदारी ना करें। मिकदारी करने का मतलब क्या होता है कि आप चीज़ों को, जो एनालिसिस है वो शख्स से ऊपर उठा रहे। मैं एक मिसाल दे, ये जो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है ये कब से आया है? ये 18वीं सदी से आया है। आप किसी बच्चे को कहते हो कि आप फर्स्ट आए हैं, आप सेकंड आए हैं, आप थर्ड आए हैं, इसलिए कि आपकी 90% है, आपकी 85 है और आपकी 80 है। आपने ये कहा कि 90% वाला ज़हीन बच्चा है, ये कम है। ऐसे आप IQ को असेस करते हैं मिकदार के अंदर, नंबर्स के अंदर। जब आप किसी चीज़ को मिकदारी तय्युनात में देख रहे होते हैं ना, तो शय पे कंट्रोल बढ़ता है। क्या बनता है? शय पे कंट्रोल बढ़ता है, इदारे का कंट्रोल बनता है फर्द से ज़्यादा। मिकदारी तय्युनात आप लोगों को नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। स्वीडन, नॉर्वे के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसे एक नंबर मिलता है। वो नंबर सारी ज़िंदगी मौत तक उसके साथ होता है। उसी की बुनियाद पर आपको वेलफेयर सब मिल रहा है। अगर आप जुर्म करेंगे तो उसी की बुनियाद पर पकड़े जाएंगे। जो कुछ होगा आपसे उस नंबर की बुनियाद पर होगा। आप एक नंबर बन चुके। आप क्या बन चुके? एक नंबर। ऐसे ही आपका जेनेटिक कोड है, आपके नंबर्स के थ्रू आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऐसे ही आपके अंदर जो सब चीज़ें उसको नंबर में इंटरप्रेट किया। नंबर का मतलब ये होता है कि चीज़ मुकम्मल तौर पर इम्पर्सनल है। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक ये अपने शागिर्दों को ये नहीं कहते थे कि तुम्हारे 12 में से 8 आए। किसी बड़े शागिर्द को असेस कैसे करता होगा आपके साथ? जरा सोचिए आप। अगर इमाम अबू हनीफा का कोई काबिल जिक्र शागिर्द है, वो अगर अपने हल्के में बैठे हुए हैं और वो कैसे बात करेंगे कि ये सबसे अच्छा शागिर्द है? उनकी अभी तो कोई असेसमेंट होगी, वो भी तो एग्जाम लेते होंगे, तलबा का इम्तिहान लेते होंगे, सवाल पूछते होंगे। उनकी असेसमेंट कैसे होती है? कभी सोचा आपने? जब इदारा जाती सरबंदी, जब इदारे ने आप पर काम करना है, मकसद ये कि उस्ताद निकल जाए, इदारे का कंट्रोल हो, तो उसके लिए नंबर्स चाहिए। उसके लिए आपको नंबर का तय्युनात चाहिए। आप मुझे कंट्रोल ही तब कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर अपना इदारे का गलबा मेरे पे नाफिज ही तब हो सकता है जब आप मुझे बतौर इंसान नहीं बतौर नंबर में रिड्यूस करते चलिए। इस वक्त हमारा जेनेटिक कोड, आपका जो ब्लड ग्रुप है, हर चीज़ को नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है। तो मिकदारी बड़ी चीज़ है। सरमायादारा निज़ाम क्या है? सरमायादारा निज़ाम ये है कि हर चीज़ का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ख़त्म हो जाए। भाई दरख्त का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये आपको रोशनी देता है, ये आपको हवा देता है, आपको इसके नतीजे में माहौल साफ रखते हैं। ठीक, इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है कि आप इसकी लकड़ियों को बेच दें और अच्छा खासा कमाना शुरू कर। आप इसको काट दें, इसकी जगह कोई बड़ी हाउसिंग स्कीम शुरू कर दें। तो दरख्त का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है और उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है? इन दो में जब टकराव होगा तो किस चीज़ में, मसलन हम कराची शहर में रहते हैं, तो मेरे घर के बाहर हमारा जो फ्लैट है उसके घर के बाहर जो है अभी पिछले साल झगड़ा हो गया। झगड़ा ये हुआ कि भाई पार्किंग की जगह नहीं है। तो लोगों ने कहा यार ये 3 पुराने दरख्त को काटो, जगह बनाओ। 2 बंदों ने बीच में कहा यार पूरा लगता है जगह बनाओ। कहा जगह कैसे बनेगी गाड़ी? हर बंदे ने गाड़ियाँ यहाँ भी ली हुई। तो उन्होंने कहा ये तो करना पड़ेगा, तो जी काट के पार्किंग की जगह बना दो। तो अब ये जो रैशनल आ रहा है कहाँ से आ रहा है? किस चीज़ की किस पे अहमियत है? ये कोई रीज़न होगा ना। दरख्त बनाने हैं ना आपको, तो आप वो जो जापानी जो साइंटिस्ट है ना मलावी, उसके 50% दरख्त जमा करके शहर में माहौल को ठीक करें। हमारे लिए गाड़ी में कोई मसला पैदा कर रहे हैं। लोग ये सोचते छाँव लेना ये मेरा मसला ही नहीं है। मैं घर के अंदर बैठा हूँ, छाँव ही गाँव देहातों में दरख्त की अहमियत होगी, इसका मेरा इससे क्या लेना देना। तो जो साइंस जो होती है, जो मिकदारी तय्युन की मैंने आपसे बात की कि जब आप चीज़ों को नंबर, एक बड़ी अच्छी किताब है, उसका ऑथर का नाम हो गया हाउ नंबर्स रूल द वर्ल्ड। आई थी कोई ऐसे 6-7 साल पहले किताब आई थी। किताब का नाम है हाउ नंबर्स रूल द वर्ल्ड। तो हर चीज़ को मिकदार के अंदर तय्युन कर। जब आप जितना ज़्यादा, आप देखिए ना, हकीम जो होता था, जो ऑब्जर्वेशन करता था, या जो आयुर्वेद का जानने वाला जो वेदी आपकी ऑब्जर्वेशन करता था, तो पर्सनल जजमेंट पे बात करता, वो शख्सी ऑब्जर्वेशन पे आपकी बात करता। जदीद साइंस ने उन्हीं चीज़ों को मिकदार की बुनियाद पर आप इदारा जाती ऑब्जर्वेशन पे चलते, इसमें इंसान इन्वॉल्व नहीं होता। तो मेरा तो ख्याल है कि जब हम साइंस पे आज के दौर में बात करते हैं तो इसमें तो पहले हमें बात करनी चाहिए कि इसमें इंसानी मुशाहिदा का है।
अगर इसको दीन के तनाजुर में देखें। दूसरी बड़ी गलत फहमी जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है वो इस्लामिक साइंस के हवाले से, अगर आप लोगों ने दावतनामा पढ़ा, वो ये है कि भाई इस्लाम के ज़रिए से जो साइंस है वो हमारे हाथ से यूरोप गई, ठीक, और आप जानते हैं कि बहुत बड़ी फहरिस्त है मुस्लिम साइंसदानों की, सबसे पहले ये इन्होंने दरियाफ्त किया, इन्होंने ये दरियाफ्त किया, इन्होंने ये दरियाफ्त किया, ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट गलत फहमी इस सिलसिले में ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मुस्लिम इल्मुल कलाम और जो आपके यहाँ जो पाया जाता है सारी चीज़ें उनकी एक्सटेंशन है। जदीद साइंस क्या है? जदीद साइंस मुस्लिम इल्मुल कलाम की एक्सटेंशन है, एक तरह हमारे उलूम अक़लिया की एक्सटेंशन। इस चीज़ का जायज़ा लेने से पहले मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ इस्लाम और मगरिब के तनाज़ुर में साइंस के तबादले की। वो ये है कि रिवायती माशरों में 18वीं सदी से पहले, 17वीं सदी से पहले जो उलूम अक़लिया का तबादला होता था, क्या उलूम अक़लिया का जो तबादला होता था वो ख़ास तनाजुर में होता था। क्रिश्चियंस अपने कल्चर में महफूज थे, यूरोप, मुसलमान अपने कल्चर में खड़े, हिंदुस्तान वाले अपने कल्चर में खड़े, और आपने चीज़ों में एक दूसरे से तबादला किया। उसके नतीजे में कोई कल्चर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई आपकी सियासत पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपकी मुआशरे पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। 18वीं सदी के बाद जो उलूम का तबादला हुआ है वो नौआबादियाती निज़ाम के तहत हुआ। पहले इसको समझ लीजिए, 18वीं सदी के बाद जो उलूम का तबादला हुआ है वो कैसे हुआ? वो नौआबादियाती निज़ाम के तहत। नौआबादियाती निज़ाम में जो उलूम का तबादला हुआ है वो किसी सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल प्रोसेस से अलहदा नहीं था। एक शख्स गया, वहाँ से कुछ सीख कर आया और उसने कोई नई बात यहाँ ला के सिखा दी, ऐसी चीज़ नहीं है नौआबादियत। पहले तबादला उलूम का ऐसे होता था कि आपकी एक किताब की ट्रांसलेशन वहाँ हो गई, उनकी एक किताब की ट्रांसलेशन आपके यहाँ हो गई। एक शख्स गया, वहाँ से इन सीख कर आया, उसने अपनी बात यहाँ पर पहुँची और ये बात ज़्यादा पसंद आ गई मुझे, ये उलूम का तबादला हो। नौआबादियाती निज़ाम में जो उलूम का तबादला हुआ है वो तबादला नहीं, उसे तबादला कह ही नहीं सकते हैं, वो नाफिज हुआ, एक निज़ाम आप पे नाफिज हुआ। ये जो जुमला आप सुनते हैं ना, राइज एंड फॉल ऑफ इस्लामिक साइंस, एक ज़माना था मुसलमान साइंस में तरक्की कर रहे थे, बहुत बुलंदी के ऊपर जा रहे थे, फिर मंगोल्स का हमला हुआ, फिर मुसलमानों में तकलीद का कल्चर आ गया। तकलीद के बाद उनमें इज्तिहाद और जिहाद की जो कुव्वत थी ख़त्म हो गई और लोग तकलीद के चक्कर में पड़ गए और इस तरीके से रद्दे हाशियों के रद्दे चढ़ना शुरू हो गए और कोई एक इल्मी किताब मुसलमानों में लिखी न जाने लगी। इस तरह मुसलमानों की साइंस डिक्लाइन कर गई और मगरिब की साइंस ऊपर चली। ये एक इंतहा दर्जे एक फजूल बयानी है। मैं ये लफ्ज़ जानते मुझे इस्तेमाल कर, ये इसलिए इतना एक फजूल बयानी है क्योंकि आप बुनियादी तौर पे जब ये बात कर रहे थे ना राइज एंड डेक्लाइन वाला, ये पूरा कॉन्सेप्ट ओरिएंटलिज्म, इस्तशराक ने जब दीगर जगहों को कॉलोनाइज किया तो उसने उनके उलूम की अजमत को भी बयान किया। नौआबादियाती निज़ाम के तहत एक ज़माना था हिंदुस्तानी बड़े तरक्की कर रहे थे, फिर अचानक डेक्लाइन पे आना शुरू, अब आपको दोबारा तरक्की करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? राइज एंड डेक्लाइन का जो बयानिया है ये टोटल तरक्की से आया, आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इसमें इन्वॉल्व। एक ज़माना था कि आप प्रोग्रेस पे जा रहे थे, आप प्रोग्रेस भी कर रहे थे जैसे हम कर रहे हैं, फिर अचानक आप डेक्लाइन पे जाना शुरू। अब भी ज़रूरत है कि आप प्रोग्रेस करें, तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आपके तो उलूम इस वक्त जो सारे उलूम इस वक्त आपके पास मौजूद है वो तो डेक्लाइन वाले उलूम है ना, समझ में आ रही बात आपको? इस वक्त जो उलूम आपके पास मौजूद है वो डेक्लाइन वाले हैं। इस वक्त जो मलूकियत आपके सामने ही तो डेक्लाइन वाली मलूकियत है, तो इसके जरिए प्रोग्रेस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अब आपको ज़रूरत है कि आप वो ताकत जिसके उलूम प्रोग्रेस कर रहे हैं उसकी ताबेदारी करें। अब आपको ज़रूरत क्या है? वो ताकत जिसके उलूम माशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहे हैं उसकी करें, उसके नतीजे में इंशाल्लाह आपके उलूम भी प्रोग्रेस कर लें। यानी आपको अगर इस वक्त खिलाफत चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने मलूकियत तो सारी बुरी थी और 1000 साल तक मुसलमानों को सही तरह कोई इस्लाम ही नहीं मिला, ठीक, और बल्कि मलूकियत की जड़ें मुसलमानों की तारीख में इतनी पेवस्त थी कि खिलाफत राशिदा में मलूकियत शुरू हो गई थी हज़रत उस्मान गनी के दौर से। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर से मलूकियत के असरात आपके सिस्टम में आना शुरू हो गए थे। लिहाजा अब आपको अगर इस्लाम को बहाल करना है तो आपको जमहूरी निज़्म लाना पड़ेगा। ये खिलाफत, आप खिलाफत नहीं ला सकते ना क्योंकि अंग्रेज़ बैठे हुए, तो अब आप खिलाफत की रूह लेकर आएंगे, तो रूह क्या है? वो जमहूरियत हो। अब खिलाफत की रूह आ सकती,
खिलाफत नहीं आ सकती। तो क्या है कि वो रूल क्या है, वो तो जमहूरियत है, वो तो मशवरा है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात थोड़ा सा टॉपिक से आपको बताता चलूँ। अभी हम साइंटिफिक इमेज की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक इमेज वैसे ही होता है जैसे आपके यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हो। मैं कहता हूँ अवाम की राय से बंदा हुक्मरान बना। तो जब मैं ये लफ्ज बोलता हूँ अवाम की राय से, इसकी बहुत मतलब होते हैं। ये अवाम कौन है? 18 साल के बाद वाले। इसमें नुमाइंदे कौन है? BA के बाद वाले। ठीक, इसमें हल्के किस तरह बनाए गए हैं ये मैटर करना चाहिए। अब मॉडलिंग हो रही है ना, एक है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, एक है डेमोक्रेटिक मॉडलिंग। अच्छा, इसमें किन हल्कों के वोट रिजेक्ट हुए? जहां पे औरतें नहीं आई बाहर, जबरन नहीं आई बाहर। ठीक, इसमें किस पार्टी को बता देना जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने पहले चूज कर लिया था। इतनी सारी चीजों के बाद जाके आप बात बोलते हैं कि ये आवाम की राय है। तो आवाम की राय ऐसी नहीं होती कि लोग निकल आए और लोग लेकर आ गए। अगर पाकिस्तान में ये हो कि आपको उठा के लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें कंधों पे और टोटल आवाम 50 लाख हो और वो बिठा दे, तो ये आवाम की राय होगी, लेकिन कोई नहीं मानेगा जमहूरी राय। तो कहेंगे हंगामा रही बलवागिरी करके बना। आवाम की राय में आवाम की राय बड़ी मैनिफेस्टेड राय है। जब आप कह रहे हैं ना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, तो बड़ी चीज है इसमें। उसमें आपने फिर हल्के कैसे बनाए। इसी तरह साइंटिफिक जब आप बता रहे हैं कि साइंस नेचर को डिफाइन कर रही है, तो आप बता रहे हैं आपने नेचर में क्या की है, क्या मॉडलिंग की है, उसके बाद जाके आप नेचर को बयान कर रहे थे। समझ आ गई? उसमें तो जितनी चीजें आप डाल सकते हैं डालते हैं। मैंने तो मना नहीं किया किसी को कि क्या डाल सकता है। अफ्रीका के अंदर भी दुनिया भर में जो अवामी राय होती है, वरना तो अगर अवामी राय जानना चाहते तो सबसे बेस्ट है कि रोज रेफरेंडम कराओ स्विट्जरलैंड की तरह। ये आप रेफरेंडम करा दो, हर बंदे का रेफरेंडम होना चाहिए सिंपल। अवामी राय तो ये भी हो सकती है को कहने वाला पाकिस्तान में। तो अवामी राय असल मतलब ये कि आप बंदा छांट के कैसे ऊपर ला रहे हो, कौन वोट डालने जा रहा है। अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान में आप गालियां देते हैं ना इस बात के ऊपर, यार पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो है हमारे यहाँ तो पंजाब से जो जीत गया वो वजीर आजम बन गया, कितना नाइंसाफी पे आपको निज़ाम है। अमेरिका में 9 पंजाब है, ये पता? अमेरिका में 9 पंजाब है। अगर आप 9 पंजाब से जीत गए जिनका इलेक्टोरल वोट ज्यादा है, तो आपको जरूरत नहीं गई या नहीं। अमेरिका के अंदर एक पंजाब नहीं है। इलेक्टोरल वोट, इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, इलेक्टोरल वोट इससे जो बनता है उनका इलेक्टोरल वोट। अमेरिका में एक सदर है जो सिर्फ पॉपुलर वोट से बने। अमेरिका में हमेशा इलेक्टोरल वोट से बनता है, हर रियासत की इलेक्टोरल वोट होती है। उन्हीं रियासतों में सबसे ज्यादा इंतखाबी कैंपेन चल रही होती है क्योंकि वो वोट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं रियासतों में सारा झगड़ा चल रहा होता है आपस में। तो ये इस तरह से नहीं होता जिसको आप अवामी राय कहते हैं। ऐसी साइंसी मुशाहिदा भी है फितरत। उसकी मॉडलिंग क्या हो रही है अंदर, उसको आप कैसे बयान कर रहे हैं, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, फिर आप बयान कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये मेरी रियलिटी है। ये वैसी अवामी राय होती है जैसे जमहूरियत में होती है। ये अवाम का नुमाइंदा, भाई कितने ने वोट नहीं डाला, फिर उसके बाद क्या है, अवाम का नुमाइंदा कैसे हो गया? 70% लोगों ने तो उसको पसंद ही नहीं किया। तो ये है ना सारी चीजें बात। तो इसके बाद जाके आप जो उसको कहते हैं कि अवाम का नुमाइंदा है, तो ये बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे होते हैं। वो असलन वो अवाम का नुमाइंदा नहीं होता। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था कि 19th सेंचुरी में ये जो राइज एंड डेक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ साइंस का, कि साइंस ने क्या किया, एक राइज हुआ, ये बुनियादी तौर पर आइडिया ऑफ प्रोग्रेस के मातहत। इसमें सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपकी मुफक्किरीन की हुई ये हुई कि जिसको आप डेक्लाइन ऑफ साइंस कहते हो, डेक्लाइन ऑफ साइंस नहीं है। मैं आप ही की टर्म में बात कर रहा हूं। जिसको आप कहते हैं ना कि ये डेक्लाइन ऑफ साइंस है, वो डेक्लाइन ऑफ साइंस नहीं। असल में जिस दौर में आप कहते हैं ना डेक्लाइन ऑफ साइंस, उस दौर में मगरिब एक दूसरी साइंस पे चला गया। आप उसके मुकाबले में अपने पहले वाली साइंस को डेक्लाइन किया है। इसको समझे, मेरी बात समझिए किसी को, मैं दोबारा रिपीट करूं। साइंस का डेक्लाइन नहीं हुआ, आपके उलूम अक़ीदा वैसी चल गए। आपके लोगों ने ये नहीं कहा तबीब बनना छोड़ दिया, अब हम नहीं बन रहे आज के बाद से। ऐसा नहीं था, लोग बन रहे हैं, लोग दिन दिन ऐसे काम कर रहे हैं, हर चीज चल रही, ये सब काम लोग कर रहे हैं। आप जब उसको आज बैठ के कहते हैं कि ये डेक्लाइन है साइंस का, मतलब मिसाल 16वीं सदी का दौर, 17वीं सदी का दौर, 18वीं सदी का दौर, जब आप कहते हैं डेक्लाइन है मेरी साइंस का, तो एक्चुअली इस दौर में यूरोप में राइज ऑफ साइंस नहीं हो रही, वो राइज ऑफ मॉडर्न साइंस। उस जदीद साइंस के मुकाबले में जहां फितरत के ऊपर काबू पाना, ना कि फितरत को समझना, वो असल एम था। इसके मुकाबले में अब आपको अपनी साइंस डेक्लाइन पे लग रही।
अब बात सही है आपको बात? तो आपने तारीख में मफरूजा बता दिया, राइज एंड डेक्लाइन ऑफ साइंस। असल में देयर इज नो राइज एंड देयर इज नो डेक्लाइन। उलूम हकलिया वैसे के वैसे थे, जब जैसे जैसे तहजीब बढ़ती चली गई ज्यादा तबादला होना शुरू हो गया। एक दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये कि मगरिब ने जो आपसे, ये बात जब मगरिब के कॉन्टेक्स्ट में की जाती है तो इसमें एक बात अपने ज़हन में रखे, सवाल ये कि मगरिब ने जो आपसे उलूम का तबादला किया वो कैसे किया और किस तनाजुर में किया, इसको समझना जरूर। मिसाल के तौर पे इब्ने सीना की जो किताब अल शिफा है तिब के ऊपर, ये 400 साल तक मगरिब के यहाँ पढ़ाई जाती है। ठीक, इब्ने सीना की किताबें, इब्ने रुश्द की किताबें और मुसलमानों के बड़े बड़े जो लोग मौजूद थे उनकी किताबों का लातीनी ज़बान में तर्जुमा हुआ और वो मगरिब में पढ़ाई जाती। उसकी वजह ये थी कि कुछ ना कुछ लेवल पर वहाँ पर ईसाइयत थी, यहाँ इस्लाम था। इख्तलाफ एतकादी था लेकिन वर्ल्ड व्यू में कुछ ना कुछ चेता कि मजहबी था। ये बात ज़रा ज़हन में रखिए। मगरिब ने आपसे जो साइंस ली है, मैं आपके अल्फाज बयान कर रहा हूँ, जो उलूम अक़लिया आपसे लिए हैं वो उलूम अक़लिया ख़ास तनाजुर में, यानी उन्होंने जो ट्रांसलेशन की है उसमें कई जगहों पर आपको ये नजर आता है कि उन्होंने उनकी ट्रांसलेशन की है जिसके जरिए से वो अपनी फिक्री बाजियाफ्त अरस्तू की चाहते थे। बास को उन्होंने अरस्तू के कमेंटेटर के तौर पे मिली, यार तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी, मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूं। यानी अगर हमें अच्छे ग्रीक्स को जिन्होंने पढ़ा है, डिफाइन किए, उस वक्त मुसलमान है, तो अगर मुझे ग्रीक नॉलेज चाहिए यूनानियों के यहाँ तो बेस्ट रीड मुस्लिम्स को पढ़ो। ऐसा होता है कि नहीं होता आज के दौर में? यार ये कि मुसलमानों को पढ़ो। यही वजह है कि उन्होंने उस वक़्त जो सबसे बड़ा मुसलमानों के यहाँ उलूम अक़लिया का माहिर था अल बैरूनी, उसकी किताबों का तर्जुमा नहीं किया, जिसकी 140 किताबें हैं जिनको आज आप साइंस कह सकते हैं। अल बैरूनी, अल बैरूनी कितना बड़ा नाम, आपके ख्याल में क्या वजह हो? किस पे काम? अल बैरूनी का सारा काम इंडियन साइंसेस पे था। किस पे था? 12वीं दिन अल बैरूनी का जो सारा अल बैरूनी का जो काम है, अल बैरूनी का सारा काम हिंदुस्तानी उलूम अक़लिया पर था, उसमें ये बात शामिल नहीं थी। उसका उन्होंने तर्जुमा नहीं किया। उसका तर्जुमा पता कब किया उन्होंने? 19वीं सदी। अल बैरूनी का तर्जुमा कब किया? जब उन्होंने हिंदुस्तान को कॉलोनाइज किया। अब अल बैरूनी इंपॉर्टेंट हो, अब कौन इंपॉर्टेंट हो? अल बैरूनी। 19वीं सेंचुरी में जाकर उन्होंने अल बैरूनी का तर्जुमा किया। अब क्या हुआ? अब अल बैरूनी इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन पास्ट को अगर आपको पढ़ना है, इंडियन पास्ट की अगर आपको स्टडी करनी है, अल बैरूनी इंडिया पे बहुत लिखा, किताबुल हिंद उसकी बहुत मशहूर किताब है, हिंदुस्तान की तारीख को, हिंदुस्तान के रस्म व रिवाज को, अल बैरूनी। तो अल बैरूनी ने बड़ा काम किया और बहुत सी चीज़ें करेंगे। अल बैरूनी की इंपॉर्टेंस कब बढ़ी? 19वीं सेंचुरी में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनका तबादला हुआ वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जब कभी भी साइंस और इस्लाम के तबादले की बात करते हैं तो उसमें हम भूल जाते हैं कि दुनिया में एक हम थे और दूसरा यूरोप था। एक तो हमारा अंदाज ही ऐसा होता है, बाकी दुनिया में सब जाहिल लोग थे। हिंदुस्तानियों को कुछ नहीं पता था। चीन जैसी खौफनाक सिविलाइजेशन, उन्हें भी कुछ नहीं पता था। रूस, सब लोग क्या कर रहे थे कुछ नहीं पता, सिर्फ हम थे या यूरोप। ये एक तरीकाकार होता है जब आप इस्लाम और यूरोप में बात। असल में जदीद साइंस हुआ क्या? हुआ ये है कि इस्लामी उलूम अक़लिया के फौरन बाद मगरिब में आपको एक मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट नजर आती है, उससे आप ये इंटरप्रेट करते। क्या करते? उससे आप ये इंटरप्रेट करते हैं कि भाई साइंस असल में हमारे जरिए से गई। हालांकि आप कभी जाइए इंडिया के जो हिंदुत्व के जो बड़े बड़े ऑथर जिस वक्त लिखने वाले लोग हैं जो हिंदुत्व साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा जो हमारी साइंस से फ़ायदा उठाया वो अरबों ने उठाया। तबादला होता रहता है, उलूम अक़लिया का तबादला हो सकता है। भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बनु अब्बास के अक्सर तभी ईसाई थे और कोई मुस्तशरिक इस पर किताब लिखे बैठ के तिब में मुसलमानों की तारीख से ज़्यादा ऊंचा मकाम ईसाइयों का था, आपको गुस्सा आ जाए। इसमें गुस्से वाली क्या बात है? इसमें गुस्से वाली ऐसा है कि नहीं? जाइए बनु अब्बास के तबीबों के नाम पढ़िए, कई यहूदी थे कई ईसाई थे। यहूदी भी थे और ईसाई भी थे, तबीब होते थे उनके वहाँ बैठे। लेकिन
उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ईसाई या यहूदी तभी बोले से उसका मतलब ये था कि आपको कुछ नहीं पता था किसी चीज़ का। ये मतलब नहीं होता। हर आदमी अपने दौर की उलूम अक़लिया बनाता है। मैं एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ा था पिछले दिनों थर की तारीख के हवाले से। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सांप की कांटे का इलाज थर और राजस्थान के लोगों ने दरियाफ्त। तो आप पूछेंगे ना, देखिए नहीं क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, वहाँ रहने लोगों ने भाई, वहाँ रहना है ना लोगों ने। अगर लोगों ने रहना है, अगर आपको ये पता चले कि अलास्का में रहने वालों ने गर्मी का सबसे अच्छा बंदोबस्त किया, तो रैशनल बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। वो ये तो नहीं बताएंगे कि सर्दी कैसे नहीं जाती है, अलास्का में रह ठंड कैसे हासिल होती है। उसके लिए ये सवाल तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा ना, वो तो रह ही ठंड में रहा एक बंदा। तो जो भी उलूम अक़लिया आपके यहाँ पैदा हुए वो आपके तारीखी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पैदा, ये बात। तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं चाहता हूँ कि आप उस किताब को पढ़ो। उस पर हुसैन नसर की बड़ी तनकीद है, मुजफ्फर इकबाल की बड़ी तनकीद है, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें बड़े कीमती पॉइंट्स। और किताब का नाम है राइज ऑफ इस्लाम, राइज ऑफ साइंस इन अरबी इस्लाम, और ऑथर का नाम है टॉबी ई हफ, TOBYEHUFF, टॉबी ई हफ की किताब है। शायद नाम ऐसे नहीं है, ऑथर का नाम मैं ठीक ले रहा हूँ, यहाँ मैं पहली बार ऑथर का नाम ठीक ले रहा हूँ। अब उन किताब का नाम मैं सही लेता हूँ, ठीक। इसकी किताब है तकरीबन 450 सफ़े की किताब, बहुत ज़बरदस्त किताब। इस किताब को पढ़ो। इसमें उसने चीन, इस्लाम और यूरोप की साइंस का कंपैरिजन इस किताब में। ये सोशियोलॉजिस्ट है मगरिब का, इसने कंपैरिजन कुछ जगहों में ब्लेंडर्स नजर आए। सवाल इस किताब का क्या है कि जो साइंसी तरक्की हमारे यहाँ हुई वो चीन और इस्लाम में क्यों हुई? जो तरक्की हमारे यहाँ हुई यूरोप में, वो तरक्की चीन और इस्लाम में क्यों हुई? ये होते हुए भी कि वहाँ बड़े बड़े दिमाग पैदा हो, बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए, बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हुए, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग पैदा हुए, जिनका हाफजा ऐसा था कि पूरी पूरी लाइब्रेरियों ने हिफ्ज़ थी। इब्न सीना वगैरह इन सब, इनका हाफजा इतना ज़बरदस्त था। इब्न रुश्द का हाफजा क्या था? इतने बड़े बड़े दिमाग पैदा हुए, इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने तिब पे किताबें लिखी। जदीद साइंस हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हो? इसमें उसने कुछ नकाद बताया। उसने ये कहा कि भाई साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी। मगरिब में सिर्फ न्यूटन पैदा नहीं हुआ था, बल्कि रॉयल सोसाइटी भी पैदा हुई। मगरिब में सिर्फ न्यूटन पैदा नहीं हुआ था। इसके ऊपर अगर आपको देखना हो तो बड़ी अच्छी किताब है, मार्गरेट जैकब की किताब है, न्यूटोनियन साइंस इन द सर्विस ऑफ एम्पायर। बहुत ज़बरदस्त किताब, न्यूटोनियन साइंस इन द सर्विस ऑफ एम्पायर। यानी कि जो न्यूटन की साइंस को क्यों उस वक्त इस्तेमार ने सबसे सही समझा, इन द सर्विस ऑफ एम्पायर। रियासत की जो रैशनैलिटी थी और पॉलिटिक्स के साथ न्यूटोनियन साइंस का क्या रिलेशनशिप है, आप इस किताब को लाजमी देखें। उसका ये कहना है कि मॉडरेट साइंस जो है ना, मगरिब में सिर्फ साइंस पैदा नहीं, साइंसदान पैदा नहीं। और मगरिब में साइंस, ये लफ्ज़ दोबारा से सुनिएगा, मगरिब में साइंस कोई पर्सनल एक्टिविटी नहीं थी, शख्सियात के कारनामे नहीं थे। ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि आपने कोई बहुत बड़ा, आप बहुत बड़े तबीब हैं, आप बहुत बड़े फल्कियात का उमूर रखते हैं, ये सब बहुत बड़े रखते हैं, नहीं। उनके नज़दीक मगरिब के यहाँ साइंस एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी बनी। क्या बनी? एक इम्पर्सनल एक्टिविटी बनी। इम्पर्सनल एक्टिविटी के बनने के नतीजे में साइंस ने मगरिब में तरक्की। जब वो इम्पर्सनल एक्टिविटी बनी तो उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल की इन्वेस्टमेंट क्या हुई? इम्पर्सनल का पहला नतीजा क्या होता है? जब आप इम्पर्सनल होकर चीज़ों को देखते हैं तो फिर आप नई सिचुएशन में खड़े होते हैं। आपकी जगह टेक्नोलॉजी होती है। क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फिजिक्स का बुनियादी मकसद क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट किससे होती है? किसी इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट का आउटकम क्या है? क्वांटिटी। ये बात बताइए ना मैंने अभी आपको, क्या है? मिकदारी चीज़ों को देखना। लिहाजा उसने कहा कि जदीद साइंस की जो मगरिब में तरक्की हुई वो बुनियादी तौर पर एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। वहाँ रॉयल सोसाइटी वजूद में है, वहाँ पर जदीद रियासत वजूद में है, वहाँ पर एक इम्पर्सनल स्टेट वजूद में है, वहाँ पर सरमायादाराना निज़ाम वजूद में आया। यही वजह है कि इधर इतने बड़े दिमाग होने के बावजूद चीन और आलम इस्लाम में साइंसी तरक्की नहीं रही। साइंस एक पर्सनल एक्टिविटी रही और वो शख्सियात के साथ रही और शख्सी तौर पर कंटिन्यू रही, वो एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी नहीं रही। इसी तनकीद को अगर मैं आपके सामने बढ़ाना चाहूँ, जावेद गांधी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है? ये गांधी साहब की तनकीद है, इस पर हम बात कर चुके हैं इससे पहले।
गांधी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ सबसे बड़ा मसला ये था, वो सियासत के ज़मीन में कहते हैं कि हमारे यहाँ मशवरा हुआ लेकिन मशवरे के लिए ऐवान नुमाइंदगान वजूद में नहीं है। ये तनकीद है गांधी साहब। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा था मशवरा करो, लेकिन ऐवान नुमाइंदगान वजूद में नहीं आया। तो सामने जो बैठे वाला जो दामाद था उसने पूछा था कि हजरत ये तो खुलफा राशिदीन कम से कम ले आते वजूद में। खुलफा राशिद हसन रियाज से पूछा कि भाई खुलफा राशिदीन तो कम से कम ले आते वजूद में। तो गांधी ने कहा कि ये बात हमारी तारीख में रहेगी कि हम जिस तरह मुसलमान टेलीफोन ईजाद ना कर सके, मुसलमान रॉकेट ईजाद नहीं कर सके, वैसे ही मुसलमान ऐवान नुमाइंदगान भी नहीं बना सकते। अगर आपकी तारीख में ऐवान नुमाइंदगान होता तो आपके दरमियान झगड़े ना हो। मैं आगे साइंस पे बात करने से पहले पूछना चाह रहा हूँ, ईमानदारी से बताएं आपको इस आर्ग्यूमेंट में क्या गलती नजर आ रही है? आज आप ही कुछ बात करें। ये तो क्या नाकामी है ना। और कई लोगों ने इसकी हिमायत की, मजहबी लोगों की। भाई उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया हम तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा ऐवान नुमाइंदगान नहीं था। वो नाकाम है ना, क्या था आज तो जहाँ पे क्या होने नहीं। है मसलन कहाँ झगड़ा है? उनका ये कहना है कि आपके यहाँ ताकत के जरिए फैसला होता रहा हुक्मरानों का, ऐवान नुमाइंदगान वजूद में नहीं आया। आप शुरू में एक ऐवान नुमाइंदगान वजूद में ले आते तो ऐवान नुमाइंदगान के नतीजे में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती। और ये जो कुछ आपने देखा था, यहाँ तक कि गांधी ने आगे बढ़कर कहा कि हज़रत अली और ज़मीर मुआविया के दरमियान जब तहकीम जब हुई तो तहकीम में भी ये बात दोनों ने ज़ेर बहस की, चलो एक ऐवान नुमाइंदगान बना लेते, वहाँ बैठ के मसले हल कर ले। तो आपके बड़ों ने भी नहीं किया, आपके बाद में भी लोगों ने नहीं किया। तो जब लोगों ने गांधी को कहा कि इसमें खुलफा राशिदीन की तनकीद करना शुरू कर दी, तो गांधी ने कहा मैंने ये कब कहा कि तनकीद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस दौर में शऊर ही नहीं पहुंचा था इस लेवल तक इंसानियत पे, ज़्यादा तनकीद थोड़ी हुई है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोग इस बात को सही समझते? बात सिंपल ये है कि मुसलमानों के यहाँ इस्लाम शुरू किस सरजमीन से हुआ? हिजाज अरब से। इस्लामी तारीख में कितनी डायनेस्टीज हैं जो कि अरबों की? सिर्फ एक, वो है बनु उमैया, जिसको सही मायनों में आप अरब थे। बनु अब्बास मिक्स थी, लेकिन बुनियादी तौर पर बनु अब्बास प्योर अरब नहीं। मुसलमानों की तारीख में सिर्फ बनु उमैया को एक टाइम मिला, वरना इस्लामी तारीख आप नोट करें हर कौम के लोगों को रूल करने का मौका मिला। यहाँ तक कि गुलामों को भी सल्तनत मिल गई। मुसलमानों की तारीख में गुलामों को भी सल्तनत मिल गई। अगर ये ऐवान नुमाइंदगान कायम हो जाता तो आप मुझे बताइए, गांधी साहब के मुताबिक शुरू से किनकी आयत हक में? ऐवान नुमाइंदगान में कौन आया? अरब ही आते ना। अगर उस दौर के हिसाब से देखा जाए तो वो एरिस्टोक्रेसी पहले ही कायम हुई थी, यूरोप में बाद में कायम हो चुकी। दूसरा जवाब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि ऐवान नुमाइंदगान से फसाद नहीं होता, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ऐवान नुमाइंदगान के खिलाफ आया था या नहीं आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप कह रहे हैं कि मगरिब में शुरू से ऐवान नुमाइंदगान वजूद में आ गया, तो ऐवान नुमाइंदगान वजूद में आने के बाद जो खूनी इनकलाब यूरोप में आए वो तो मुसलमानों के आए। वहां तो सिर्फ डायनेस्टीज में जंग चल रही थी, माशरे में कहाँ सिविल वॉर चल रही, सोसाइटी में सिविल वॉर कहाँ चल रही थी? तो ऐवान नुमाइंदगान का मतलब क्या होता है कि ऐवान नुमाइंदगान की रिट नाफिज की जाए। ऐवान नुमाइंदगान हवा में नहीं कायम होता। ऐवान नुमाइंदगान का मतलब क्या है कि आप इसकी रिट नाफिज करेंगे, ऐवान नुमाइंदगान की माशरे में रिट नाफिज करेंगे, माशरे को ऐवान नुमाइंदगान के मुताबिक बनाए। इस्लामी तारीख की सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से शरअ इस्लामी जो थी वो खालिसतन प्योर अपनी मोरालिटी बेस के ऊपर बाकायदा रूल करती थी माशरे। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फ़िक़्ह हनफी बढ़ गए हैं तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में सिर्फ हनफी बैठे हुए हैं, अब सबको हनफी के मुताबिक चलना है, ये पॉसिबल ही नहीं। अब आप बोलें कि भाई नुमाइंदगान का मसला जमहूरियत में क्या है, मशवरे का क्या क्राइटेरिया है, ये बात हकीकत है। भाई अगर आप ये बोलते हैं कि ऐवान नुमाइंदगान हमारे यहाँ नहीं था और उस दौर में चूंकि हालात नहीं थे, तो कोई बंदा आपसे पलट कर सवाल कर सकता है कि भाई दारुल नदवा तो था, दारुल नदवा के बारे में क्या राय है? और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो तो पहले का चला आ रहा था 6 सदियों से, और आपने खत्म कर दिया दारुल नदवा। सकीफा बनु साइदा, देखिए सकीफा बनु साइदा क्या, वन मैन और वन वोट का कॉन्सेप्ट नहीं था इसका। ये बात याद रखिए कि जब मुसलमानों के माशरे में कोई कबीले का सरदार बैत करता है तो 10,000 लोग जो हैं वो कबीले का नुमाइंदा होता है। वहां जाके हर बंदे से नहीं पूछना पड़ता कि भाई आपने भी मानना है, आपने भी मानना है, आपने मानना है। जब आप ये बात कर रहे होते हैं ना कि इस्लामी तारीख में डेमोक्रेसी नहीं थी, एक्चुअली आप डिमांड कर रहे हैं कि वहां इंडिविजुअलिज्म क्यों नहीं था। ये झूठ बोलते हैं कि हमें डेमोक्रेसी से मसला है, इस्लाम पे नहीं। एक्चुअली आपको हमें वन मैन वन वोट नजर नहीं आता। क्या हमें वन मैन वन वोट नजर नहीं आता? और वन मैन वन वोट हम तलाश कर रहे हैं और हम साबित करेंगे कि वहां से वन मैन वन वोट एक्चुअली आप साबित करना चाह रहे हैं। असल बात प्रॉब्लम ये कि भाई वहां इंडिविजुअलिज्म था ही नहीं, इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब लोग बरादरियों के साथ होते थे और अगर एक शख्स बन गया हुक्मरान और 6 जो कबीले मौजूद है उनके सरदारों ने कह दिया आप ठीक है,
खत्म बात। ये सबकी नुमाइंदगी काउंट होती है। जो कबीले का सरदार है, नुमाइंदा लोगों का होता था, लेकिन क्या वो वन मैन वन वोट से सेलेक्ट होता था? उसके नुमाइंदा होने की क्या बुनियादें होती? असल में जो चीज़ आप इस्लामिक हिस्ट्री में ट्रेस करना चाहते हैं वो इंडिविजुअलिज्म है। आप ये बताएं कि सब अफराद थे और सबका सियासी तौर पर वोट था या नहीं था? तो भाई ये नहीं था, ये नहीं था। इसको होने के लिए तो जब हम ये मिसाल मैंने बीच में इसलिए दी कि जब आप किसी चीज़ को साबित करते हैं ना कि इस्लामी तारीख में मशवरा था, तो मशवरा तो हर जगह होता है। इसी तरह जब मुशाहिदा, आप कहते हैं भाई मुसलमानों के इल्म कलाम में सबसे ज़्यादा जिक्र आया है इस्तक़रा को भी माना है, कई मुतकल्लिमीन ने इस्तखराजियत को माना है, कई मुतकल्लिमीन ने इसको कहा है, कई मुतकल्लिमीन ने इसको कहा है। कि जब आप ये बात कर रहे होते हैं तो आप एक बुनियादी तौर पर गलत बात कर रहे होते हैं, इसलिए कि इस्तक़रा हम रोज़ करते हैं, इस्तखराज भी हम में से हर कोई बंदा करता है। आप किसी होटल पर खाना खाने जाते हैं, तो आप किसी होटल पे जब खाना खाने जाते हैं और आपको पसंद आता है, आपने कढ़ाई खाई किसी जगह पे और आपने कहा यार इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, तो 400 खाने वहाँ मिल रहे होते, आपने सारे नहीं खाए होते। आप एक खाना खा के बता रहे होते हैं, तो सामने वाला अगर बहस करे तुमने 400 खाने खा लिए जो तुमने ये बोला कि भाई ये होटल का खाना अच्छा है? नहीं, इस्तक़रा किया आप। इस्तक़रा हर कोई करता है, तजर्बा हर कोई करता है। एक बंदा जो गोरकन है ना, गोरकन जो कब्र खोदता आ रहा है, उसको पता है तजर्बे से कहाँ से कब्र खोदी, कहाँ से नहीं खोदी। तो आप उसको नहीं कह देते कि जी इल्म कलाम में जो है बदही हकाइक पकड़ा वहां से और ढूंढा जो साइंस बताती है वो बदही हकाइक हो। पहले आप इन पर्सनल ऑब्जर्वेशन साबित करें, उसके बाद बदही हकाइक की बहस है। जी अगर इन पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप उसको साबित आप नहीं कर सकते। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज में होता है, देखिए हर चीज के कुछ मकासद होते हैं, दीन ने तय किए होते हैं, उसके कुछ और भी मकासद होते हैं, लेकिन वो चीज मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, मोहल्ले में मस्जिद के क्या मकसद है? एक फजूल सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यार जो इलाके में मस्जिद होती है इसका क्या तारीखी तौर मकसद है? आप मुझे बताएं कि इससे पड़ोसी आपस में मिलते हैं, इससे अक्सर औकात आपका अपने मोहल्लेदारों में लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, मोहल्ले के मसाइल का इल्म आपको होता है, आपको पता चलता है किसके यहाँ क्या इंतकाल हो गया, किसी के यहाँ क्या खुशखबरी है। तो इसका मतलब मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर। अब मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन आप फौरन चौंक गए, क्या कह रहे हैं? मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? नहीं, आपको मैं मस्जिद के और बहुत सारे फ़ायदे बताऊँ और एंड पे कह दूँ कि मस्जिद ये होती है और ये मुसलमानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोशल कम्युनिटी सर्विस सेंटर बनाया ताकि मुसलमान आपस में कोऑर्डिनेट करें। आप सब इससे इख्तलाफ करेंगे ना, हालांकि जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये सब होती हैं मस्जिद के जरिए, लेकिन आप कहेंगे नहीं, मस्जिद का बुनियादी मकसद क़याम नमाज है। असल मकसद क्या है? जब आप उसकी टेलियोलॉजी, जब आप उसके मकासद को तब्दील करके जो उसके सानवी या तीसरे दर्जे के जो मकासद है उनको पहले नंबर पे लेकर आ रहे हैं, तो आप मस्जिद के पर्पस को बदल रहे, मस्जिद की सेकुलराइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर मैंने कह दिया कम्युनिटी सर्विस सेंटर, इस्लामिक कम्युनिटी सर्विस सेंटर, वहाँ लोग नमाज भी पढ़ते हैं, तो एक पूरी मस्जिद की जो तारीखी तशरीह इसको तब्दील कर रहे हैं, उसमें नई तारीफात शामिल करके तुम उसको टोटल तब्दील कर रहे हो। मस्जिद ये नहीं है जो तुम बताओ, मस्जिद बुनियादी तौर पर ये है। हाँ, वो चीज़ें हासिल हो जाती है, अगर वो नहीं हासिल हो तो मस्जिद की हैसियत ही बदलेगी। अगर सारे अजनबी खड़े मस्जिद में आके और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो ये मस्जिद के मकासद के खिलाफ नहीं है। असल चीज़ ये चीज़ है कि मस्जिद इस काम के लिए कायम हुई, इसको आप बदल नहीं सकते। तो जब आप किसी चीज़ की इस्लामी तारीख में किसी चीज़ को उठाते हो, उलूम को, या आप कभी मुसलमानों के यहाँ सियासी किसी बात को उठाते हैं और जब आप उसका मकसद बदलते हैं, आप उसमें नई नई चीज़ें शामिल करते हैं और बताते हैं मैं तुम्हें साबित करता हूँ ये मौजूद थे और वो होंगे भी, लेकिन आप जब उसका मेन पर्पस उठा के बदल देते तो उसके नतीजे में आप अपनी पूरी सिविलाइजेशन बदल सकते। आपकी वैल्यू जजमेंट कहाँ से आनी चाहिए? वो वैल्यू जजमेंट आपको बताइए क्या है? मस्जिद के अगर आपने मकासद तब्दील कर दिए, वो मस्जिद होते हुए भी अपनी चीज़ बदल जाए, उसका वो रूहानी असर, वो रूहानी रोब ऐसे से ख़त्म होता चला जाए। फिर कम्युनिटी सेंटर है तो चलो कम्युनिटी खाने भी खाए, तालियाँ भी मारे, फिर सब काम होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप बताओगे नहीं मस्जिद है, अदब से रहो। टकराव आएगा कि नहीं आएगा? यही काम जेंडर में हुआ। आप बताएंगे हुकूक, मैं बताता हूँ हुकूक इस्लाम ने दिए, तुमने कुछ भी नहीं दिए। आप बता देंगे, कहेंगे चलो बता दो।
आप बताएंगे 6 हुकूक, ठीक है, वो कहेंगे सिर्फ 6 हुकूक दिए, हुकूक की तो कोई लिमिट होती नहीं, लिमिट कैसे कर लिए तुमने हुकूक? पहला सवाल वो करेंगे। फिर आप कहेंगे नहीं हुकूक होते हैं, आप बताना शुरू करेंगे, नए नए निकाल निकाल के मजबूर हो गए, तावील करेंगे। फिर जब तीसरी चीज सामने आ जाएगी फिर आप कह देंगे हकाम होते हैं। वो कहते यार ये तो सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है कि मर्दों और औरतों के तो हुकूक इस बेचारे के हकाम है। जब आप कोई पोजीशन नहीं लेते ना, देखिए जब शुरू से ही आप सही चल रहे हो, अब वो सही कह रहा है, गलत थोड़ी कह रहा है, कह रहा है यार इसकी हकाम है, बाकियों के हुकूक है नहीं, फिर आपको बता वाकई के भी हकाम। तो ये क्यों? आप शुरू में ही जब एक पोजीशन सही लोगे, जब आप शुरू में ही एक सही पोजीशन देंगे और सही तरह ऊपर लेकर चलेंगे तो वो आपका आर्ग्यूमेंट नहीं गिरेगा। आपको सबसे, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि मुसलमानों को इस वक्त ज्यादा एतराज़ात के जवाब देने की जरूरत नहीं। जो बात आपकी तहजीब में जहां से चल रही है ना, आप उसको वैसा बयान कर, अपनी इल्मियत के दायरे में खड़े होकर आप बयान कर, उसको उसकी इंटरनल लॉजिक के साथ समझाएं, कोई एक्सटर्नल लॉजिक उस पर इम्पोज नहीं कर। भाई अगर वली का कॉन्सेप्ट है तो क्यों कॉन्सेप्ट? जाहिर सी बात है हमारे यहाँ बुनियादी जिम्मेदार जो है इंसानी ताल्लुकात में वो रियासत नहीं है, लिहाजा कमजोरों का जो ये हिफाजत की जिम्मेदारी है वो किसी ताकतवर रिश्ते के सपोर्ट की गई। विलायत का कॉन्सेप्ट ही आता है। अगर आपने ये मानना है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी स्टेट थी, सब चीजें आपने मान ली, जब आप उन इंग्रेडिएंट्स को मान के जब आप आगे बात करेंगे तो फिर आपका आर्गुमेंट बार टकराएगा, इससे तुम मैच करके दिखाओ, इससे तुम मैच करके दिखाओ, इससे तुम मैच करके दिखाओ, और आप फिर वहां पे बार बार आपको तारीफ। इसी तरह हमारे साथ मसला साइंस ले लिया, हमारे साथ साइंस ही मसला आता है। आपको पहले ये चीज बताने की जरूरत होती है कि क्या साइंस की कोई हदूद है, वो इसकी लिमिट्स हैं, या साइंस एक बिल्कुल गैर अकदारी एक्टिविटी है जिसके नतीजे में आप एक तहकीक करते हैं और आप इस नतीजे पहुंचते हैं। ऐसी चीजें पहले आपको बात तय करनी पड़ेगी। अगर हमने इस चीज को तय नहीं किया और आप डायरेक्ट आकर उस चीज में जाकर जब कूदने पहुंच गए उसके अंदर, तो उसमें बड़े मसाइल पैदा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल होती है जब आपके सामने इस्तिलाहात का मसला आता है। मैंने आपसे कई दफ़ा ये बात कही कि जदीद साइंस का आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर लेंगे इस्लामिक साइंस, लेकिन साइंस इतनी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, उसके साथ ही 300 साल की तारीख है कि आपको उस मुतालबात इस्तिलाह जो आपसे करेगी उसको पूरे करने हैं, वरना वो इस तरह इनकम्प्लीट है, वरना ये उल्टा आपकी तारीख को बदनाम करे। उससे बेहतर ये कि आप ये बताएं कि हाँ जिसको आप साइंस कहते हैं हमारे यहाँ नहीं, ये हमारे यहाँ इस तरह से, उलूम अक़लिया हमारे यहाँ यूँ हो मुसलमानों। तो असल चीज़ देखिए, जो इस्लामी तारीख में जो मुसलमानों का ज़हन था वो लिव ओवर द वर्ल्ड नहीं था, वो लिव इन द वर्ल्ड का था। आप दुनिया में रहते, तो यहाँ से उनके यहाँ जो था वो कॉन्सेप्ट आता था, वो चीज़ों का जो मुशाहिदा था वो इसी बुनियाद के ऊपर। मैं यही दिमाग ख़त्म कर। बातिल पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजरियातों, अकायद और इक़दार पर हमलावर है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुआशरों में अवामी राय राह हक से मुतज़लज़ल हो चुकी है। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, एथियज्म और दीगर बहुत से नजरियात आलमी क़ुव्वतें बन चुके हैं। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क दर्द दिल रखने वाले मुसलमानों को दावत देता है कि हम सब मिलकर और अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए कुफ्र के सैलाब के सामने एक बड़ा बंद बांधने में अपना किरदार अदा करें। जरूर सब्सक्राइब कीजिए।